नमस्कार, डीडी न्यूज में मैं हूं जेनिफर विंसेंट। आपके साथ बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा व्यवस्था, विचार, संस्कार से लोकतांत्रिक मूल्यों की जीने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का किया कार्यारंभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, प्रदेश में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग संयुक्त रूप से कर रहा है काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में है अंतर। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पूरे सितंबर माह देश भर में चला रहा है अभियान। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की मंजूरी भी शामिल है। इसका उद्देश्य नई तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इनकम को किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट में, जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए 2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के दौरे के क्रम में महत्वपूर्ण समझौता होने की संभावना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी
बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanullah Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भाजपा के सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा व्यवस्था, विचार, संस्कार से लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली पार्टी है। के लिए अपने आप को निरंतर योग, जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को
उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रोहतास जिले के डिहरी में औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग शरीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नियमित रूप से कराया जा रहा है। श्री पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग संयुक्त रूप से डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। जब भी बरसात का मौसम जाने लगता है और जहां पे जल जमाव होता है तो वैसे जगहों पर होता है, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की तरफ से मिलकर छिड़काव की व्यवस्था होती है, वो छिड़काव की व्यवस्था पूरी की गई है। और जहां तक जो मरीज हैं उनके उपचार की बात है, तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक जो हमारे डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेडों को आरक्षित करके रखा गया है। और इस बीमारी के होने पे जरूरत यदि किसी को पड़ती है तो प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा की भी पर्याप्त व्यवस्था हमारे ब्लड बैंक में है और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रहे हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। श्री यादव ने कहा कि हम लोग लगातार देश भर में जातीय जनगणना की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसे नकार रही है। एजेंडा जो है, इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये होता बनाएगा, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल लाइन का हो, चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है? बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी महीने से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इसे एक तैयारी मानी जा रही है। भाजपा ने तेजस्वी की इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राजद अपने पिछले शासनकाल में जनता से किए छलावा को याद कर ले। देखिए रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो यात्रा पर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखेंगे। इस बार उनकी यात्रा 10 सितंबर से शुरू हो रही है। समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के एक बार फिर से यात्रा पर निकलने के बाद जो बिहार का राजनीतिक पारा है वो फिर से चढ़ सकता है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसी महीने की 10 तारीख से आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक तेजस्वी यादव की इस यात्रा का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है। पार्टी के मुताबिक आभार यात्रा के तहत क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती पर सुझाव लिए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से
क्षेत्र की समस्याओं को जानने का कार्य करेंगे और आने वाले समय में संगठन की मजबूती, विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान करने जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता अपनी बातों को बेहतर ढंग से रखने का कार्य करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष तंज कसते दिख रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव परिवारवाद की राजनीति की देन है, इसलिए जनता से जुड़ना इनके लिए अहमियत ही नहीं रखता। एनडीए रही है 17 वर्ष, वो 17 वर्ष में एनडीए का काम को ये अपना काम गिना है। अरे आपका कौन सा विजन था? एनडीए के समय में जो काम शुरू हुआ वही काम को आप गिना रहे हैं। आप एक भी अपना काम बता दें, इनकी एक भी अपना कोई कार्य जो इनके विजन से, इनके कारण शुरुआत हुई है, ये सब का करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। जनता को वर्गलाने का, भौकाल बनाने का राजद की संस्कृति और कल्चर और उससे जो निकले नेता हैं वो सब भौकाल बनाते हैं। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव के यात्रा को केवल बिहार की सैर करार देते हुए कहा कि 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, लेकिन एक व्यक्ति को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वे केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं। ये 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। गौरतलब है कि तेजस्वी की इस यात्रा का पहला चरण 10 से 17 सितंबर तक चलेगा। हालांकि तेजस्वी इस यात्रा को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद यात्रा बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की एक झलक मान रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ 17 महीने सरकार में रहने के बाद जब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर आ गए थे तो अपनी जो सरकार में रहने की जो उपलब्धियां थी उसको बताने के लिए भी उन्होंने यात्रा शुरू किया था, मगर इस यात्रा को बीच में ही खत्म कर देना पड़ा था क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए थे। अब देखना ये है कि इस बार की यात्रा उनकी कितनी सफल होती है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ा है। कैमरामैन जय कुमार के साथ मधुवेश नारायण, डीडी न्यूज, पटना। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में जमीन सर्वे का कार्य पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के मुथियारी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों को सर्वे के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वे के कार्य से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। 70%, 72% मामला में कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कब्जा में है उनका रसीद कट रहा है तो उनके लिए अब किसी तरह का कोई आशंका नहीं रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पूरे सितंबर माह देश भर में अभियान चला रहा है। इस अभियान में एनीमिया और पूरक आहार पर सरकार का विशेष फोकस है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के साथ ही अन्य महिलाओं को देखकर भरोसा हो रहा है कि पोषण माह जिले में सफलता से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कई जन
कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे महिलाएं आज आगे आकर कई दिशाओं में कार्य कर रही हैं। 1 सितंबर से पूरा ये पूरे देश में चलता है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि कुपोषित बच्चों को और वो माताओं को ये जानकारी देके ज्यादा से ज्यादा जानकारी महिलाओं को पहुंचाए, ताकि हम कुपोषित पे नियंत्रण पाएं। ये लगातार पूरे देश में चलाया जाएगा। 2018 से लगातार ये इस महीने में चलाया जाता है और आंगनवाड़ियों में सब इसकी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इनको देना रहती, जो माताएं हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी देते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हम हर साल सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ये माह विशेषकर छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। साथ ही कुछ इलाकों में कुपोषण की शिकायत होती है। राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 6 सितंबर तक चलेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूलों के 7000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन आज यहाँ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। इसमें इस वर्ष जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिले के विभिन्न विद्यालयों से कुल 7000 बच्चे बच्चियां भाग ले रहे हैं, जिसमें सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय दोनों शामिल हैं और कुल 19 विधाओं में खेल विधाओं में अपना प्रदर्शन करेंगे और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा और उसमें जो बेहतर करेंगे उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी उनका चयन किया जाएगा। बिहार में लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मानसून की कमजोर स्थिति बनी हुई है। जून से लेकर अगस्त तक में कुल औसत बारिश 25% तक कम हुई है। बिहार के लोग गर्मी से बेहाल है। हालांकि आज लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचरण फैला हुआ है। इससे बारिश होने की संभावना काफी कम है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर मानसून सप्ताह होने का महीना होता है। इस कारण बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनता है तो बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिण इलाके में गरज के साथ हल्की बारिश और उत्तर भाग में बूंदाबांदी होने की संभावना है। बिहार में भले ही कम बारिश हुई हो, मगर दूसरे राज्यों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा, सोन, गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सीमांचल इलाके में भी नेपाल में हुई तेज बारिश से कोसी और महानंदा का जलस्तर बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन और सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र दौरे पर। मुंबई में आयोजित विधान परिषद के शताब्दी समारोह में होगी शामिल। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। विधि मामलों और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन अभ्यास के दौरान हुआ क्रैश। हादसे में कोई हताहत नहीं, पायलट सुरक्षित।
पूर्व मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में पाल ढुलाई सहित अन्य क्षेत्रों से होने वाले अपने आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आंकड़ा जारी कर दिया है। अगस्त महीने में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 39,000 करोड़ रुपए हुआ। केंद्र सरकार देश के औद्योगिक जगत को नई दिशा देने के लिए देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों का करा रही है निर्माण। गया का शेरघाटी भी इस योजना में है शामिल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने गया में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ कर पौधारोपण किया। सिख गुरु शिरोमणि बाबा जीवन सिंह के 363वें प्रकाशोत्सव को मनाने के लिए पंजाब से 2200 सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। शिवहर जिला पुलिस की विशेष टीम ने सीएसपी केंद्र लूट से जुड़े एक गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा व्यवस्था, विचार, संस्कार से लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का किया कार्यारंभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, प्रदेश में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग संयुक्त रूप से कर रहा है काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में है अंतर। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पूरे सितंबर माह देश भर में चला रहा है अभियान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अपना चैनल